गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन 8 लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रवादी क्रांतियाँ सन 1600 से लेकर के 1900 तक की कुछ मेन मुद्दों को देख रहे थे कि किस तरीके से लोकतांत्रिक और राष्ट्रवादी क्रांतियाँ की गई थी। तो चलिए हम बुक की ओर ध्यान देते हैं, जिसमें हम आज देखेंगे यूरोप के राजाओं के खिलाफ फ्रांस का अभियान और पराजय। किस तरीके से यूरोप के राजाओं के खिलाफ किसके द्वारा फ्रांस का जो अभियान चल रहा था, अभियान किस तरीके से चला और उसकी पराजय का क्या मुख्य कारण और कैसे की गई, इसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए बुक की ओर ध्यान देते हैं। क्रांति के बाद पड़ोसी राज्य फ्रांस के राज परिवार की मदद करने की कोशिश में लग गए थे। क्रांति के बाद जो चल रही थी, क्या पड़ोसी राज्य जो कौन था, फ्रांस था, उसके राज परिवार मतलब राजा के परिवार से संबंधित रखने वाले और उनके परिवार के लोग उनकी क्या है मदद करने की कोशिश में लग गए थे। इस खतरे को देखते हुए सन 1792 से ही फ्रांस की क्रांतिकारी सरकार ने यह ऐलान किया कि वह पूरे यूरोप से राजशाही को समाप्त करने और लोकतांत्रिक राष्ट्र की स्थापना में मदद करेगी। तो किस तरीके से क्या है, दिन प्रतिदिन हमने पिछले पेज में भी देखा कि बहुत सारी इतिहास उसमें बताई गई थी कि किस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जनता क्या है हमेशा कोशिश कर रही थी। तो देखते देखते ये क्या होने लगा कि सन 1792 में ही क्या है फ्रांस की जो क्रांतिकारी सरकार थी, जो क्रांति के लिए हमेशा करने की होड़ में लगी रहती थी, तो उन्होंने एक ऐलान किया कि किस तरीके से यूरोप से राजशाही जो रॉयल फैमिली से हुआ करती थी, वह किस तरीके से उसमें करने में लोकतांत्रिक जो राष्ट्र थी उसको किस तरीके से स्थापना करने में मदद मिलेगी। फ्रांस की सेना ने पूरे यूरोप में विजय अभियान शुरू कर दिया था, मतलब विजय के लिए, जीत के लिए यह अभियान वह पूरी तरीके से कोशिश कर दी थी। किसके खिलाफ, मतलब फ्रांस की जो सेना थी ना, वह पूरे यूरोप में क्या है विजय की सेना अपनी विजय प्राप्त करने की शुरुआत कर चुके थे और हर देश में वहाँ की जनता ने उसका स्वागत किया। सन 1799 में नेपोलियन नाम के एक महत्वाकांक्षी सेनापति ने फ्रांस की सत्ता अपने हाथ में ली और सन 1804 में अपने आप को सम्राट घोषित किया। यह क्या है 1799 में एक नेपोलियन नामक एक बहुत ही महत्वाकांक्षी क्या था, सेनापति था। उन्होंने क्या है फ्रांस की सत्ता, जो फ्रांस की पूरी सत्ता को उन्होंने अपने हाथ में ले लिया और सन 1804 में वह अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र या सम्राट घोषित कर दिया। वह एक ताकतवर शासक के रूप में सामने आया। वो कौन था, जो नेपोलियन था, वह क्या है एक ताकतवर अच्छे ताकतवर शासक के रूप में सामने आया। उसने यूरोप में कई राज्यों से युद्ध किया और उनके इलाकों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो इस तरीके से उन्होंने जब 1804 में जब उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र के साम्राज्य के सम्राट के रूप में घोषित किया, तो उन्होंने कई युद्ध किए। अड़ोस पड़ोस के जो राज्य थे उन्होंने उन क्षेत्रों को जीत करके, उन इलाकों को क्षेत्र करके अपने साम्राज्य में, अपने हिस्से में वह मिला लिया। इससे यूरोप के लोगों का फ्रांस से मोह भंग हो गया। इससे क्या हुआ कि यूरोप के लोग थे उसका क्या है फ्रांस के प्रति जो मोह था, जो लगाव था, वह क्या है भंग हो गया, खत्म हो गया। नेपोलियन को हराने के लिए हॉलैंड के नेतृत्व में पुराने राजघरानों का एक गठबंधन बना, जो सन 1815 में नेपोलियन को हराने में सफल हुआ। तो इस तरीके से क्या है, जो इंग्लैंड के नेतृत्व में जो चल रही थी नेपोलियन को हराने के लिए, इंग्लैंड के जो जितने भी राजघराने हैं, ये राज परिवार से संबंध रखने वाले थे, उन्होंने क्या किया, अपना गठबंधन मतलब एक दूसरे से वह मिल गए और सन 1815 में नेपोलियन को वो हराने में क्या हो गए, सफल हो गए। इस गठबंधन ने यूरोप के देशों में पुरानी सामंती व्यवस्था को पुनः कायम किया। तो इस गठबंधन से क्या होने लगा कि एक यूरोप के जो देश में जो पुरानी सामंती व्यवस्था थी, जो लोगों से कर लगान, जो चीज़ें एकत्र करने वाली जो व्यवस्था थी, जो नियम लागू थे, वह क्या है पुनः स्थापित
किया गया। अब पुराने राजघराने और भूस्वामी फिर से शासन करने लगे और हर तरह के लोकतांत्रिक विचारों को दबाने का प्रयास करने लगे। जो क्या है, यहाँ तो नेपोलियन को क्या है 1815 में हरा दिया गया, लेकिन साथ ही साथ जो पुराने राजघराने परिवार से संबंध रखने वाले लोग थे या राजघराने के लोग थे, और साथ ही साथ भूस्वामी, जो बड़े भूस्वामी थे जिनके पास इफरात भूभाग थे, जमीन थे, भूमि के मालिक थे, वो फिर से क्या है शासन करने लगे। और साथ ही साथ जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी या लोकतांत्रिक जो विचारधारा थी उसे दबाने का प्रयास करने लगे। तो किस तरीके से हम लोग लोकतांत्रिक में देखिए कि एक निश्चित समय के बाद, एक चुनाव के बाद व्यक्तियों द्वारा चुनेंगे व्यक्ति के द्वारा क्या है शासन प्रणाली, जो विचारधारा जो सामने आ रही थी उस विचारधारा को क्या है दबाने की कोशिश की गई। किसके द्वारा? राजघराने और भूस्वामियों के द्वारा। इस तरह के संघर्षों का दौर चलता रहा और अंततः सन 1771 में फ्रांस में गणतंत्र स्थापित हो गया। तो इस तरीके से क्या है यह संघर्ष चलता ही रहा और साथ ही साथ सन 1817 में क्या है फ्रांस में गणतंत्र शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। अब हम आगे देखेंगे 8.5 में यूरोप में नई चेतना और राष्ट्रवाद की लहर। एक क्या है, यूरोप में एक नई चेतना, नए एक सोच विचार सामने आ रही थी और साथ ही साथ राष्ट्र के प्रति निष्ठा, लगाव और कुछ कर गुजरने की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी। तो ये यूरोप की स्थिति को बताया गया है कि किस तरीके से यूरोप में एक नई चेतना और राष्ट्रवाद का विकास होने लगा था। तो देखते हैं फ्रांसीसी क्रांति, जो कि सन 1789 1804 के बाद पूरे विश्व में नई चेतना फैली, जिसे हम लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी चेतना कह सकते हैं। ये सन 1789 और 1804 में जो क्या है एक विश्व क्रांति के तौर पर जो फैली थी, उसके साथ साथ पूरे विश्व में क्या है एक नई सोच पैदा हो रही थी, जिसके साथ साथ क्या होने लगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति जो राष्ट्रवादी चेतना थी वह कैसे है दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी कि किस तरीके से राष्ट्रवादी को बढ़ावा मिले और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू कर सकें। तो इसीलिए यह क्या कहा गया कि लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी चेतना इसको कह सकते हैं, जो फ्रांसीसी क्रांति जो सन 1789 से लेकर सन 1804 तक की स्थिति को। इसके पीछे यह मान्यता थी कि नागरिक मिलकर राष्ट्र बनाते हैं। जिस तरीके से लोकतांत्रिक में एक निश्चित अंतराल या निश्चित समय के लिए चुने गए व्यक्तियों द्वारा शासन की जाती है। तो ये क्या है जो यहाँ पे नागरिक मिल करके क्या बनाते हैं, राष्ट्र बनाते हैं। अतः राष्ट्र की इच्छा अनुसार राज्य चले, तो इसी की इच्छा अनुसार जो चुने हुए व्यक्ति के द्वारा जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था में की जाती है, तो उसी आधार पर राष्ट्र की इच्छा अनुसार राज्य चले कि किस तरह से वो कैसे चले, ये राष्ट्र की इच्छा अनुसार हो। ऐसे राष्ट्रों को राष्ट्र राज्य कहा जाता है। यूरोप में मध्यम वर्ग के युवा क्रांतिकारी विचारों को फैलाने में लग गए थे। तो इस तरीके से जो यूरोप में क्या हो रहा था कि मध्यम वर्ग में जो युवा वर्ग सामने आ रहे थे, वह क्रांतिकारी जो विचारधारा थी उसको फैलाने में वो लग गए थे। उन्होंने गुप्त संगठन बनाकर अपनी कोशिशें जारी रखी, क्योंकि उनकी सरकार इन विचारों के खिलाफ थी। गुप्त संगठन मतलब गुप्तनीय रूप से लोग अपना संगठन बना रहे थे, लोगों के द्वारा एक संगठन बनाया जा रहा था और यह कोशिश की जा रही थी कि किस तरीके से उस जो विचारधारा है वह सबके तक पहुंचाया जाए। लेकिन सरकार क्या थी, जो युवा वर्ग की जो सोच विचार, जो गुप्त जो विचार फैल रही थी युवा वर्ग के द्वारा, लेकिन सरकार उसके क्या थी, खिलाफ थी, उनके विचारों के खिलाफ थी। उन दिनों इटली, जहां इतावली भाषा बोली जाती थी, और जर्मनी, जहां जर्मन भाषा बोली जाती थी, कई छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। दूसरी ओर ऑस्ट्रिया, रूस और ओटोमान जैसे विशाल साम्राज्यों के अंतर्गत आने वाले कई लोग अपने छोटे राष्ट्र राज्य बनाना चाहते थे, जैसे ग्रीस और इंग्लैंड। तो इस तरीके से क्या है, छोटे छोटे जो राज्य थे वह भी अपने लिए क्या है एक राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें वह स्वयं जो साम्राज्य के अंतर्गत जो शासन प्रणाली जो थी उसी के अंतर्गत उसी के हिसाब से वह चलना चाहते थे। तो इन क्षेत्रों में जब राष्ट्रवादी भावना जगी, तो वहाँ के युवा आंदोलनकारी यह चाहने लगे कि
उनके राष्ट्र का एकीकरण हो, जैसे इटली और जर्मन में, या उनका अलग राज्य बने। तो किस तरीके से हमने ये चीज़ें पिछले पेज में भी देखे हैं कि समझे हैं कि किस तरीके से लोग एक अलग राष्ट्र की कल्पना कर रहे थे, एक अच्छे राष्ट्र की जहाँ क्या है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था चले। तो इसी तरीके से क्या है इन क्षेत्रों में, जैसे कि ग्रीक और पोलैंड जैसे क्षेत्रों में जब राष्ट्रवादी भावना जगने लगी तो युवा क्या करना चाहते थे, आंदोलन करना चाहते थे, और साथ ही क्या चाहते थे, राष्ट्र का एकीकरण हो, मतलब जो राष्ट्र के जो विचारधारा हो उसमें एकीकरण आए, लोगों की सोच विचार जो थी वह एक साथ मिलकर के आगे बढ़े। तो इसी तरीके से जैसे कि इटली और जर्मनी में हुआ था, या फिर उनके लिए एक अलग राज्य बने। लोगों में इन राष्ट्रवादी भावनाओं की लोकप्रियता को देखते हुए शासकों को यह स्पष्ट हो चला कि राजनीतिक बदलाव से बचा नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रवादी जो युवा वर्ग में फैल रही थी वह क्या है काफ़ी देखते ही देखते काफ़ी लोकप्रिय हो रही थी, पसंदीदा बनते जा रही थी। तो राष्ट्र को स्पष्ट हो चुका था, मतलब उन्हें पता चल चुका था कि किस तरीके से राजनीतिक बदलाव से या जो राजनीतिक में जो परिवर्तन हो रही है उससे बचा नहीं जा सकता। उन्होंने यह प्रयास शुरू कर दिया कि बदलाव हो, लेकिन उस पर अभिजात्य वर्ग का नियंत्रण हो। लेकिन क्या है, जो शासक थे, जिनकी तरह शासन चल रही थी, वो क्या चाहते थे कि बदलाव तो हो, लेकिन अभिजात्य वर्ग जो उच्च वर्ग के हो या धनी वर्ग के लोग हो, या उन्हीं के नियंत्रण में हो या उन्हीं के इच्छानुसार हो, ऐसा चाहते थे शासक। उन्होंने अब राष्ट्र निर्माण का नेतृत्व अपने हाथ में लेने का निश्चय लिया। तो इस तरीके से उन्होंने क्या है, जो राष्ट्र निर्माण मतलब राष्ट्र को बनाने का नेतृत्व वह अपने हाथ में ले लिया। वे राष्ट्रवाद को लोकतंत्र से अलग करना चाहते थे। मतलब यहाँ दो बातें आ रही हैं, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। राष्ट्रवाद जो राष्ट्र के प्रति निष्ठा, भाव, प्रेम तथा एक ही विचारधारा रखने वाले, लोकतंत्र जिसमें एक निश्चित अंतराल के बाद चुने गए व्यक्ति द्वारा शासन की जाती थी या चुने हुए व्यक्ति द्वारा शासन की जाती थी। तो ये दोनों क्या है, इन दोनों चीज़ों को क्या है अलग करना चाहते थे, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र को, और उसे भाषा, संस्कृति और धर्म से जोड़ना चाहते थे। अलग तो करना ही चाहते थे, लेकिन साथ ही साथ वो किससे जोड़ रहे थे, भाषा, संस्कृति और धर्म से जोड़ना चाहते थे। वे राष्ट्रवाद का उपयोग राज्य के शक्तिकरण के लिए करना चाहते थे। राष्ट्रवाद का जो उपयोग वह क्या, राज्य के जो शक्तिकरण में, राज्य में सशक्तिकरण, ताकि वह क्या है किसी भी चीज़ को सोच विचार करे, समझ कर सके, और अपने शक्ति या अपने निर्णय का या अपनी बुद्धि का कहें वह स्वयं निर्णय ले सके। तो ऐसे राष्ट्रवाद का उपयोग वह राज्य की शक्ति में या सशक्तिकरण के लिए करना चाहते थे। कुछ सालों में कई लड़ाइयाँ और अभियानों के चलते यूरोप का नक्शा बदलने लगा, और पुराने छोटे छोटे राज्यों की जगह इटली, जर्मनी, ग्रीस जैसे नए राज्य बन गए। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ राष्ट्रवाद और लोकतंत्र अलग अलग करना तो चाहते थे शासक, लेकिन साथ ही साथ कुछ सालों में क्या होने लगे, लड़ाइयाँ भी हुई और अभियान भी चलने लगे, और इसी के चलते क्या हुआ, यूरोप का जो नक्शा था वह क्या है बदलने लगा। क्यों? क्योंकि जो पुराने जो छोटे छोटे राज्य थे उसकी जगह क्या है इटली, जर्मन, ग्रीस जैसे नए राष्ट्र राज्य बनने लगे। इनमें ज्यूसेppe मैत्सिनी, ज्यूसेppe गैरिबाल्डी, ऑटोबॉन बिस्मार्क, कावूर, कैसर, विलियम प्रथम, विक्टर इमानुएल द्वितीय आदि की भूमिका महत्वपूर्ण थी। मतलब इन लोगों ने अपनी योगदान दी थी। इनके प्रयासों से इटली और जर्मनी संगठित राज्य के रूप में स्थापित हुए। इन प्रयासों से मतलब इनके जो प्रयासों से क्या है, इटली और जर्मन जैसे संगठित मतलब लोगों के द्वारा बनाए हुए संगठित रूप से एक नए या अच्छे राज्य के रूप में वह स्थापित हो गया। इस नए जर्मन राज्य के सम्राट कैसर विलियम प्रथम और इटली के राजा विक्टर इमानुएल द्वितीय बने। तो इस तरीके से क्या है, इन संगठनों की वजह से क्या है एक नए राष्ट्र राज्य की स्थापना हुई, और साथ ही साथ जर्मन का राज्य किसके हाथ में गया, वहाँ के सम्राट जो थे, सम्राट कैसर विलियम प्रथम, और इटली के राजा जो थे विक्टर इमानुएल बने। इस तरह
हम इन लोगों के प्रयासों के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश कर सकते हैं, पर अब हम एशिया में राष्ट्रवादी विचारों के फैलने की कुछ झलक देख सकते हैं। तो आइए हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से एशिया में राष्ट्रवाद की जागृति या फिर वह किस तरीके से फैला हुआ, वह कैसे बढ़े, इसके बारे में हम देखेंगे। तो एशिया में किस तरीके से हुआ, देखते हैं हम एशिया में राष्ट्रवाद। जापान की स्थिति को हम देखेंगे। आमतौर पर यह माना जाता है कि जापान पहला एशियाई देश है। ये क्या है, जापान जो एशिया क्या है, एक महाद्वीप है। तो इस तरीके से जापान एशिया का एक क्या कहा गया है, पहला एशियाई देश है जहाँ राष्ट्र राज्य स्थापित हुआ। रोचक बात यह है कि जर्मन की तरह यहाँ भी यह काम राजा के हाथ में हुआ। राष्ट्र जिसमें क्या है, राजा के माध्यम से या राजा के नेतृत्व में राष्ट्र का निर्माण, कार्य क्रियान्वयन कैसे होते हैं, ये स्थिति को बताया गया है। तो यहाँ पे क्या है, बताया गया है कि जर्मन की तरह यहाँ पे भी क्या है, काम किसके हाथों में था, जापान में राजा के हाथ में ही होता था। जापान में सम्राट का शासक था, लेकिन 12वीं सदी के बाद असली सत्ता शोगुन कहलाने वाले सेनापतियों के हाथ में आ गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शोगुन क्या है। तो क्या होने लगा कि जापान में सम्राट का शासक था, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि 12वीं सदी के बाद असली सत्ता, जो मुख्य सत्ता किसके हाथ में आ गई, शोगुन। जिसको क्या है, शोगुन क्या होते हैं, सेनापति होते हैं। तो शोगुन को ही सेनापति को ही शोगुन कहा जाता है। तो शोगुन जो थे यह किसके हाथ में, सेनापति के हाथ में आ गई। सन 603 से 1867 के समय में तोकुगावा परिवार के लोग शोगुन पद पर आए। तो जो शोगुन थे या शोगुन सेनापतियां थी, वो क्या है, तोकुगावा परिवार से संबंध रखने वाले लोग ही शोगुन पद पर आए। जापान उस समय 250 सामंती प्रदेश में बटा था, जिस पर सामंत शासक करते थे। सम्राट नाम मात्र के शासक थे। तो किस तरीके से जो तोकुगावा परिवार के लोग थे वह शोगुन पद में आए, और साथ ही साथ जापान पर उस समय क्या थे, 250 सामंती प्रदेश, ऐसे प्रदेश जहाँ पे किसका शासन चला था, सामंती प्रदेश में बांटा गया था। पर सामंत, और वहाँ पे उन जगहों पर क्या है, सामंतियों के द्वारा ही या सामंत के द्वारा ही शासन होता था। और सम्राट क्या होता था, नाम मात्र का शासक होता था, बस कहने भर के लिए ही वह एक राजा के तौर पर जाना जाता था। सामंत किलों में रहते थे और उनके पास युद्ध लड़ने के लिए समुराई नामक योद्धा होते थे। जो सामंत वो क्या है, किलों में रहते थे और उनके पास युद्ध करने के लिए समुराई, जिनको क्या कहा जाता है, योद्धा कहा जाता था। इन्हें गुजारे के लिए सामंत की ओर से चावल मिलता था। मतलब अपना गुजारे बोले मतलब जीविका चलाने के लिए उन्हें क्या है, सामंतों की तरफ से चावल मिलता था। उन्हें कई कानूनी विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। विशेषाधिकार मतलब विशेष रूप से उनको अधिकार दिए गए थे। ये क्या है, सामंतियों की तरफ से समुराई जो योद्धा होते थे उनके लिए। किसान आसपास के गांवों में सामंत की जमीन जोतते थे और उपज का बहुत बड़ा हिस्सा उसे लगान के रूप में देते थे। वह किसकी ज़मीन को, जो सामंती लोगों थे उनकी ज़मीन पर वो खेती करते थे, और जो भी उपज होता था उसका बड़ा हिस्सा क्या है, लगान के रूप में देते थे। वे बिना अनुमति अपने खेत छोड़कर कहीं जा नहीं सकते थे। मतलब उनके पास ऐसी स्थिति थी कि वह अपने जो भी खेती या जिन जमीन पर वो खेती करते थे, वह बिना अनुमति की या बिना किसी बताए वह उस जमीन को छोड़कर के दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। उन्हें उत्पादन का लगभग 80% लगान के रूप में देना पड़ता था, और ऊपर से राजकीय कार्यों के लिए बेगारी भी करनी पड़ती थी। जो समुराई योद्धा के नाम से जाने जाते थे वो क्या है, उनको राज्य कार्यों में तो काम करना ही पड़ता था, साथ ही साथ बेगारी भी करनी पड़ती थी। बेगारी मतलब बिना भत्ते के कार्य करना। तो ऐसी स्थिति थी। अधिकांश किसान व्यापारियों से उधार लेकर गुजारा करते थे। तो इस तरीके से क्या है, किसान क्या है, व्यापारियों से जो व्यापार करते थे उन लोगों से उधार या कर्ज लेकर के उनकी अपनी जीविका चल रही थी। और सूदखोर उनकी जमीन पर अधिकार
जमाने लगते थे। 19वीं सदी में जापान में किसानों के विद्रोह भी होने लगे और सामंती राज्य की नींव हिलने लगी। तो इस तरीके से 19वीं सदी के में जब पहुँचते पहुँचते जापान में क्या है, किसानों ने उनके खिलाफ विद्रोह कर लिया, जिससे क्या है सामंती जो राज्य थी या सामंतों के द्वारा जो शासन चल रही थी वह नींव कमज़ोर होने लगी। थोड़े से हम 8.12 को हम समझते हैं। तो चलिए हम चित्र को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें दिखाया गया है पहले नंबर पे सम्राट जापान समाज के शीर्ष पर लेकिन वास्तव में शक्तिहीन, मतलब सम्राट जो था वो सबसे ऊपर था लेकिन वास्तव में वो शक्तिहीन था, उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। सेकेंड नंबर पे शोगुन और डैम्यो, जिसको शोगुन मतलब जापान का वास्तविक शासक जिसके माध्यम से शासन चलती है। डैम्यो जो धनी सामंत और क्या थे, जमींदार थे, जो सेकेंड वर्ग में आते थे शोगुन और डैम्यो में। तीसरे नंबर पे है समुराई योद्धा, जो क्या होते थे, समुराई योद्धा के नाम से जाने जाते थे। फिर है किसान और कारीगर, और फिर है व्यापारी। तो व्यापारी धनी थे मगर उनका सामाजिक दर्जा सबसे नीचे था, मतलब समाज में उनका जो दर्जा था वह सबसे नीचे दर्जे पर रखा गया था। उन दिनों एक और महत्वपूर्ण वर्ग था व्यापारियों को, जो धनी था और कई सामंत और यहाँ तक कि शोगुन भी जरूरत पड़ने पर उससे धन उधार लेते थे, लेकिन समाज में उनकी हैसियत कम थी। उन दिनों जो क्या था, जो व्यापारी जो थे वो धनी वर्ग में तो थे, धनी तो थे, लेकिन क्या है कई सामंती और शोगुनों की ज़रूरत में वो उनकी मदद भी करते थे, उनको राशि देते थे, धन राशि देते थे, लेकिन उन्हें समाज में कोई हैसियत प्राप्त या कोई महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था। समुराई कई वर्ग में से कई लोग कुशल प्रशासक और बुद्धिजीवी थे। समुराई वर्ग में जो लोग थे वह कुशल प्रशासक मतलब शासन करने वाले अच्छे थे और साथ ही बुद्धिजीवी जिनके पास बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी थी। कई समुराई तो यूरोपीय व्यापारियों की संगत में आकर यूरोपीय भाषा और विज्ञान आदि सीखने लगे। यही वह तबका था जिसे जापान में बदलाव का बेड़ा उठाया। यहाँ क्या है कि किस तरीके से जो समुराई थे वह यूरोपीय व्यापारी जो थे उनके संगत में, मतलब उनके संपर्क में आने की वजह से वो क्या है यूरोपीय भाषा और साथ ही साथ विज्ञान को सीखने लगे, और यही वह मतलब बात थी जिसकी वजह से जापान में क्या है बदलाव का बीड़ा उठाया गया, परिवर्तन की ओर बढ़ा गया। तो आगे हम देखेंगे शोगुनों को हटाकर सम्राट मेइजी की पुनर्स्थापना, किस तरीके से सम्राट मेइजी की एक बार फिर से स्थापना की गई। 18वीं और 19वीं सदी में चीन और भारत में पश्चिमी देशों का आधिपत्य हो रहा था। 18वीं और 19वीं सदी में चीन और भारत में पश्चिमी देशों का आधिपत्य मतलब शासन हो रहा था। अपने देश जापान को इस अंजाम से बचाने के लिए शोगुनों ने सन 1824 में यह फैसला लिया कि वे किसी पश्चिमी देश से व्यापार नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि वे उनके संपर्क में नहीं आए। ये क्या है, शोगुनों ने उस समय 1824 में फैसला लिया था कि वह पश्चिमी देशों के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं करेंगे और कोशिश भी ये भी करेंगे कि उनसे कोई संपर्क ना करे और ना आए। लेकिन यह बहुत देर तक नहीं चल सका। सन 1853 में अमेरिका ने अपने नौसेना प्रमुख कोमोडोर पेरी को जापान सरकार ने एक समझौता करने के लिए भेजा, मतलब तो नौसेना जो प्रमुख थे उनसे यह जापान सरकार से एक समझौता के लिए अमेरिका ने भेजा। मामूली युद्ध के बाद जापान को अमेरिका के साथ एक समझौता करना पड़ा, मतलब एक मामूली मतलब साधारण सी युद्ध के लिए। अब आगे देखें, पेरी के आने से जापान के लोगों का शोगुनों से असंतोष बढ़ गया था। पेरी जब आए उस समय क्या है जापान में जहाँ शोगुनों का शासन चलता था वह क्या है उसमें असंतोष या असंतुष्टि उत्पन्न होने लगी। 1868 में समुराई वर्ग ने शोगुन को हटाने के लिए कई सामंती तथा धनी व्यापारियों की मदद से एक सशस्त्र आंदोलन चलाई। यह क्या है 1868 में समुराई जो क्या होते थे, योद्धा होते थे, किसको हटाने के लिए, शोगुनों को हटाने के लिए। वह कई जो सामंती थे और धनी व्यापारी की मदद से वह सशस्त्र मतलब अस्त्र शस्त्र के माध्यम से क्या करने लगे, युद्ध चलाने लगे।
वे सफल रहे और उन्होंने सम्राट मेजी को जापान की सत्ता सौंप दी और वह इस जो युद्ध चला, यह सशस्त्र आंदोलन चला, वो उसमें वो सफल भी हुए और साथ ही उन्होंने क्या है मेजी को जापान की सत्ता सौंप दी। उनकी अपेक्षा थी कि सम्राट के नेतृत्व में जापान एकजुट राष्ट्र के रूप में उभरेगा और पश्चिमी देशों की चुनौती का क्या करेगा, सामना करेगा। अब हम आगे देखेंगे। नई सरकार ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए मगर कुछ इस तरह की पुराने सामंत वर्गों को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। जो नई सरकार बनी थी, है ना, जो मतलब सम्राट के एक शासन प्रणाली, जो सम्राट मेजी को जापान की जब सत्ता सौंपी गई तो क्रांतिकारी कदम तो उठाए गए मगर जो पुराने जो सामंती थे जिनके द्वारा शासन चल रहे थे उनको कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस समय तक सामंत अपने अपने क्षेत्रों में स्वायत्त शासन कर रहे थे। स्वायत्त मतलब अपने अपने क्षेत्र में जहाँ वो रह रहे थे या जितने क्षेत्रों पर उनका अधिकार था उन क्षेत्रों पर वह स्वतंत्र रूप से या अपने इच्छानुसार शासन कर रहे थे। यह व्यवस्था खत्म कर दी, अतः कर्मचारियों के माध्यम से जापान में एक केंद्रीय शासन प्रारंभ हुआ। लेकिन जो क्या है सामंतों के द्वारा अपने क्षेत्र में जो शासन चल रहे थे उस व्यवस्था को क्या कर दिया गया, खत्म कर दी गई और कर्मचारियों के माध्यम से एक केंद्र प्रमुख के माध्यम से अब शासन होना शुरू हो गया। इसमें पहले के सामंतों व उनके साथ के लोगों को जगह दी गई। सामंतों का किसानों से लगान लेने के अधिकार का खात्मा दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। किस तरीके से सामंत जो थे वो किसानों से क्या है लगान लेते थे, उन पर जबरदस्ती थोपे जाती थी, तो यह महत्वपूर्ण एक दूसरा कदम था। अतः राज्य सीधे किसानों से लगान वसूल करने लगे। तो क्या है राज्य जो थे अब सीधे क्या है किसानों से लगान वसूल करने लगे। लेकिन सामंतों को इसकी भरपाई नकदी पेंशन के माध्यम से की गई। लेकिन जो सामंत थे उसकी भरपाई क्या है नकदी रूप से पेंशन के माध्यम से भरपाई की गई। जापान का सामंत वर्ग अपनी पुरानी सत्ता तो खो बैठा था लेकिन वे लोग इस नए युग में एक आर्थिक ताकत के रूप में उभरे क्योंकि उनको पेंशन की मोटी रकम मिलती थी। तो क्या है किसके माध्यम से, जहां हमने ऊपर में पढ़ा कि किस तरीके से नकदी पेंशन के माध्यम से की गई जो सामंतों की जो भरपाई थी वो। तो हम क्या देख रहे थे कि किस तरीके से जापान में जो सामंती वर्ग थी वो पुरानी सत्ता तो खो बैठी थी लेकिन वह नए युग के आने से जो आर्थिक स्थिति में जो बढ़ोतरी हुई उसकी वजह से क्या है उनके पास अच्छी खासी मोटी रकम मिलती थी। उनके पास राजकीय नौकरी थी और धन भी था जिसे वे व्यापार और उद्योग में निवेश कर सकते थे। उनके पास नौकरी अच्छी थी या नौकरी थी उनके पास और साथ ही साथ उनके पास अच्छी धन भी प्राप्त हो जाती थी जिससे वह व्यापार और उद्योग में अपने पैसे खर्च कर सकते थे। जापानी राज्य ने अब तेजी से औद्योगिकरण का कार्यक्रम शुरू किया ताकि जापान एक औद्योगिक देश के रूप में विकसित हो सके। तो इस तरीके से जापान राज्य ने क्या है जो पैसे प्राप्त हो रहे थे या जो आय थी या धन प्राप्त हो रहे थे उसके माध्यम से उन्होंने क्या है उद्योग धंधों में अपना कार्य शुरू किया जिससे क्या है जापान एक औद्योगिक केंद्र के रूप में या औद्योगिक देश के रूप में विकसित हो सके। एक और महत्वपूर्ण कदम था सारी प्रजा में कानूनी समानता का ऐलान। मतलब एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया कि सारी प्रजा मतलब सारे लोगों के लिए कानूनी रूप से समानता का ऐलान, समान रूप से लोग कानून का पालन करें, उनके नियमों पर चले, ऐसा ऐलान किया गया। इसके तहत समुराई जैसे वर्गों के विशिष्ट अधिकार प्राप्त दिए गए। इसके तहत मतलब जो कानूनी समानता जन रही थी उसके तहत समुराई जो क्या है योद्धा जो होते थे जैसे विशिष्ट वर्गों को जो प्रमुख एक महत्वपूर्ण वर्ग था उन्हें क्या है विशिष्ट अधिकार समाप्त कर दिए गए। ऐसे अधिकार उनसे छीन लिए गए या उनके अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। तो आज के लिए हम इस लेसन से यहीं तक, बाकी बचे हुए चैप्टर के जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 में दिया जा रहा है, फ्रांस के घोषणा पत्र की बातें अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा से किस तरह समान है। क्वेश्चन नंबर 2, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र यह पढ़कर आप क्या समझ पाए कि वे लोग महिलाओं के बारे में क्या सोचते थे। क्वेश्चन नंबर 3, आज हम भारत में जिन मौलिक अधिकारों की बात करते हैं उनकी शुरुआत फ्रांसीसी क्रांति से किस प्रकार
हुई लगती है, इसके बारे में आपको बतलाना है। ये 3 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट्स।